नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, एक वकील के महात्मा बनने की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम देखेंगे कि आखिर 1915 से 1935 के बीच वो कौन सा नया और इतना पावरफुल तरीका था विरोध का, जो पैदा हुआ और जिसने इतिहास बना दिया। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ एक इतना बड़ा साम्राज्य, कहते थे कि उसके राज में सूरज कभी डूबता ही नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है उसके पास। और दूसरी तरफ हैं लोग, बिल्कुल निहत्थे, कोई हथियार नहीं, तो लड़ा कैसे जाएगा? यही वो सवाल था जिसका जवाब इतिहास को बदलने वाला था। और इसका जवाब मिला एक शब्द में, सत्याग्रह। ये गांधी जी का गढ़ा हुआ शब्द था और इसका मतलब सिर्फ नॉन वायलेंस या अहिंसा नहीं था। इसका मतलब था सत्य का बल, यानी सोल फोर्स, अपनी आत्मा की शक्ति से बिना झुके अन्याय का डटकर सामना करना। तो ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये तो जीने का एक पूरा का पूरा तरीका था। तो ये जो इतना क्रांतिकारी विचार था, इसकी जड़ें भारत में नहीं थीं। ये शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर। ये कहानी का पहला अध्याय है, वो जगह जो एक युवा वकील के लिए एक लैब, एक प्रयोगशाला की तरह बन गई, जहां सत्याग्रह के सिद्धांत को पहली बार फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया। तो यहीं दक्षिण अफ्रीका में सत्य के साथ प्रयोग की शुरुआत हुई। इसकी चिंगारी थी एक पर्सनल इंसल्ट, एक व्यक्तिगत अपमान। सोचिए, एक इंसान को रंग भेद की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। बस इसी एक घटना ने एक ऐसे सार्वजनिक संघर्ष को जन्म दिया जो आगे चल के इतिहास बदलने वाला था। अच्छा, तो इस प्रयोग के स्टेप्स क्या थे? देखिए, चिंगारी तो थी वो ट्रेन वाली घटना। उसके जवाब में उन्होंने क्या किया? नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, लोगों को इकट्ठा किया। फिर मेथड क्या अपनाया? ब्लैक एक्ट जैसे जो अपमानजनक कानून थे, उनका शांति से पर पूरी दृढ़ता से विरोध किया। और नतीजा ये हुआ कि 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास हो गया। ये पहली जीत थी और इसने ये साबित कर दिया कि सोल फोर्स यानी आत्मबल ब्रूट फोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो दक्षिण अफ्रीका में तो ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। अब गांधी अपनी इस टेस्टेड लैब को लेकर भारत आए, पर आते ही उन्होंने इसे पूरे देश पर लागू नहीं कर दिया। नहीं, एक साइंटिस्ट की तरह उन्होंने पहले इसे भारत की जमीन पर छोटे छोटे लोकल लेवल पर आजमाया। और उनका तरीका देखे कितना मेथोडिकल था। 1917 में गए चंपारण, वहां नील किसानों के हक के लिए आवाज उठाई। फिर 1918 में खेड़ा पहुंचे, जहां अकाल से परेशान किसानों के लगान माफी के लिए लड़े। और फिर उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। तो हर एक जीत के साथ सत्याग्रह का असर और गहरा होता जा रहा था। अब ये जो लोकल जीतें थीं, ये तो बस शुरुआत थी। अब वक्त आ गया था कि इन छोटी छोटी लहरों को मिलाकर एक राष्ट्रव्यापी तूफान खड़ा किया जाए। और इस बड़े बदलाव की वजह बना अंग्रेजी हुकूमत का एक बहुत ही जालिम कानून। हाँ, ये कानून था 1919 का रॉलेट एक्ट। देखिए, हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सख्त कानून लागू थे, अंग्रेज उन्हें युद्ध के बाद भी जारी रखना चाहते थे। ये एक ऐसा कानून था जो सरकार को बस शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधा जेल में डालने की ताकत देता था। इसने तो जैसे पूरे देश में गुस्से की आग ही लगा दी। इस गुस्से के जवाब में जो शांतिपूर्ण विरोध हुआ, उसका अंत एक भयानक त्रासदी में हुआ। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी के दिन जमा हुए हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं। इस नरसंहार ने ब्रिटिश राज के सारे नैतिक दावों को तार-तार कर दिया और भारत की आत्मा को सचमुच झकझोर कर रख दिया। इस गहरे जख्म के बाद गांधी ने अपने पहले देशव्यापी प्रयोग का ऐलान किया, असहयोग आंदोलन। उन्होंने अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन को भी साथ लिया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत नींव रखी जा सके। हालांकि इतने बड़े गठबंधन को बनाए रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये जो राष्ट्रीय आवाहन था ना, ये देश के कोने कोने में गूंजा। उड़ीसा जैसी जगहों पर उत्कलमणि गोपबंधु दास जैसे नेताओं से प्रेरणा लेकर वकीलों ने अदालतें छोड़ दीं, छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। ये तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि कैसे एक विचार पूरे देश की सामूहिक चेतना बनता जा रहा था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में जब एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, तो गांधी ने अचानक ये आंदोलन वापस ले लिया। बहुत से नेताओं ने उनके इस फैसले की आलोचना की, पर गांधी अपने सिद्धांत पर एकदम अडिग थे। उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी राजनीतिक जीत से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी था। आंदोलन रुकने के बाद
कुछ साल तक एक खामोशी सी छाई रही, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। इस दौरान गांधी रचनात्मक कामों में लगे रहे और देश को अगले और अब तक के सबसे साहसी प्रयोग के लिए तैयार कर रहे थे। 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, और यहां लक्ष्य बिल्कुल साफ हो गया, पूर्ण स्वराज। अब कोई रियायतें नहीं, अब चाहिए थी पूरी आज़ादी। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया गया और देश ने अगला आंदोलन छेड़ने की कमान गांधी को सौंप दी। और इस बार गांधी ने हथियार बनाया नमक को, एक ऐसी चीज जो हर गरीब, हर अमीर भारतीय की जरूरत थी और जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन बेहद असरदार। साबरमती से दांडी तक पैदल मार्च करना और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ना। ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। सोचिए, एक 61 साल का शख्स हाथ में लाठी लिए अपने आत्मबल से एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। उनका ये एक साधारण सा कदम एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह की चिंगारी बन गया। दांडी की वो चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उत्तर पश्चिम में सरहदी गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगारों ने मोर्चा संभाला, तो उधर पूर्व में उड़ीसा के तट पर लोगों ने अपना दूसरा दांडी मार्च निकाल दिया। मतलब एक मुट्ठी नमक ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। तो सत्याग्रह का ये जो लगातार दबाव बन रहा था, इसका आखिर पॉलिटिकल रिजल्ट क्या निकला? क्या इन आंदोलनों से कोई ठोस बदलाव आया भी? चलिए देखते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसके तहत आंदोलन को रोका गया और हजारों राजनीतिक कैदी रिहा हुए। लेकिन लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो नाकाम रही। फिर भी इस पूरे दबाव का नतीजा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में सामने आया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, ये एक्ट पूरी आज़ादी तो नहीं था, लेकिन ये स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। 2 दशकों के सत्याग्रह ने सत्ता के ढांचे को हिला दिया था और पहली बार भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर अपनी सरकार चलाने का अधिकार मिला। ये उस ताकत का सबूत था जो बिना हथियार उठाए हासिल की गई थी। बेशक पूरी आज़ादी अभी कुछ साल दूर थी, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या असली जीत राजनीतिक कानूनों में नहीं बल्कि कहीं और लोगों के दिल और दिमाग में हो चुकी थी? क्या असली जीत ये नहीं थी कि लोगों के मन से एक विशाल साम्राज्य का डर निकल गया था और उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव जाग गया था? इस पर जरूर सोचिएगा।